हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं YDAC के अंदर एक नया कंसेप्ट है, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जब ट्रेवल करती है तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। अगर किसी मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड जो है सो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में घट जाता है। तो जनरली हम लोग एक मीडियम के तौर पे ग्लास स्लैब इंसर्ट कर देंगे। रे ऑफ लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसी के पाथ में एक ग्लास स्लैब्स को इंसर्ट करेंगे, तो उस ग्लास स्लैब की वजह से कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो उस पाथ डिफरेंस को पहले हम लोग समझ लेंगे और इसी कंसेप्ट को YDAC के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब किसी जैसे दो स्लिट हम लोग मानते थे, तो दो स्लिट में से किसी एक स्लिट के सामने ग्लास स्लैब को रख देंगे तो उसके वजह से कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा और सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन पे बनता है तो वो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट पे ना बन करके किसी और पॉइंट पे बनेगा। तो वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट होगा वो कितना शिफ्ट होगा, ये सब बात को हम लोग अच्छी तरह से आज समझ लेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब। ये YDAC का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोग YDAC के अंदर 3 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा डिफ्रैक्शन के ऊपर आएगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, अगर उसके सामने हम लोग कोई एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो उसके वजह से कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन लेते हैं, ये रहा स्क्रीन। ये स्क्रीन है। तो यहाँ से हम 2 रे ऑफ लाइट को लेकर के आएंगे। एक रे ऑफ लाइट को लेकर के आएंगे तो समझिए कि वो पूरा वैक्यूम में ही होगा, उसके सामने किसी भी तरह का ग्लास स्लैब को हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा रे ऑफ लाइट जो लेकर के आएंगे उसके सामने हम लोग ग्लास स्लैब रख देंगे और उसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट रे डिस्टेंस जो कवर करता है उससे कितना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसके अंदर कितना पाथ डिफरेंस आएगा। इसी बात को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि एक रे है, जैसे ये एक रे है और ये रे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट रे। अब ये फर्स्ट रे वैक्यूम में अगर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब इस रे को जो ट्रेवल करेगा तो इसका जो स्पीड होगा वो c होगा। और सेकेंड रे हम लोग लेते हैं, तो सेकेंड रे को मान के चलिए लिए और इसके सामने एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस हम लोग मान लेते हैं t। जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा थिकनेस t है और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इस ग्लास स्लैब के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको v कंसिडर कर लिया गया है। ये ग्लास स्लैब है, जनरली इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये ग्लास स्लैब है। अब रे ऑफ लाइट इससे भी ट्रेवल करेगा, तो मान लीजिए कि कुछ डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। तो आप जानते हैं कि जो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। अब ये रे ऑफ लाइट फिर जो जैसे ही इस वैक्यूम से बाहर ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ही इस स्क्रीन के ऊपर फॉल कर जाएगा। बस इस मीडियम के अंदर इसका स्पीड घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक जितना बड़ा ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है उतना ही थिकनेस का एक हम लोग एयर कॉलम इसमें बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एयर कॉलम है, हालांकि इस तरह मानने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना समझ लीजिए। अभी रे ऑफ लाइट जो है, आप जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो हम लोग इससे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होती है वेवलेट होती है, मतलब अगर देखेंगे तो ये सोर्स का रे ऑफ लाइट है तो मतलब इस पर वेवलेट निकलेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, मान लिए कि ये एक पॉइंट है, कंसिडर कर लिए ए है, उसी के सामने सेकेंड रे पे इसको रे 2 हम लगा देते हैं। इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि यहाँ पे है और इसका नाम कर देते हैं ए डाइस। तो हम जानते हैं कि ए से और ए डाइस से दोनों से वेवलेट लगेगा, वेवलेट निकलेगा और वेवलेट जो निकलती है उसका स्पीड वही होता है जो लाइट का स्पीड किसी मीडियम में होता है। अगर वैक्यूम में है तो वेवलेट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा और जब मीडियम में है तो मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसी स्पीड से वेवलेट ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं कि टी टाइम्स में, मतलब डेल्टा टी टाइम्स में ये वेवलेट यहाँ से निकलता है। तो ऐसे ऐसे कर करके मान के चलिए ये जो पहुँच चुकी है ये बी डाइस पे, क्योंकि ए डाइस सामने माने हैं तो बी डाइस अब तक पहुँच चुका है। तो बी डाइस तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे स्पीड भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं डेल्टा टाइम टी लगा इसमें मान लिए कि डेल्टा टी
टाइम लगा, इसमें डेल्टा टी टाइम लगा है, इसके अंदर डेल्टा टी टाइम लगा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो टाइम टेकन, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल ग्लास स्लेब में जो इतना टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी अगर निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस साफ साफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टी है और स्पीड जो है वी है। अब एक बात आप लोग जानते हैं कि जनरली जो म्यू लिखते हैं, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सी बाय वी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वी को यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो सी बाय म्यू लिख सकते हैं। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो देखिए इस वी को हटा करके यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी अगर लिखेंगे तो टी डिवाइड बाय सी बाय म्यू कर सकते हैं। अब इस म्यू को ऊपर उठा कर देते हैं, तो यहाँ से म्यू इंटू टी बाय सी टाइम आ चुका है। तो डेल्टा टी जो टाइम आ चुका है, इस ग्लास स्लेब को पास करने में जो लाइट को, मतलब ये लाइट जो हुआ है या इसी पॉइंट से जो वेवलेट निकला, उस वेवलेट को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा है, वो डेल्टा टी जो आ चुका है वो म्यू इंटू टी डिवाइड बाय सी है। अब जितना ही टाइम में ए डैश से वेवलेट निकलकर बी डैश तक पहुंचा है, तो उतना ही टाइम में, मतलब डेल्टा टी टाइम में यहाँ से जो वेवलेट निकलेगा, मान करके चलिए कि अगर आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पहुँच चुका है। मान लिए कि यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये वेवलेट निकलेगा ऐसे ऐसे होकर करके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये वेवलेट यहाँ पहुँच चुका है बी पे। तो डिस्टेंस कुछ ट्रेवल होगा ए से बी तक, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मान लिए कि इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उतना ही टाइम, डेल्टा टी टाइम में आर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एट सेम टाइम, अगर इसको लिखना चाहें तो ऊपर ही लिख देते हैं, इसके बाद चलिए यहीं लिख देते हैं नीचे में, ये स्क्रीन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट सेम टाइम, कितना टाइम है, डेल्टा टी, डेल्टा टी जो कि आ चुका है। तो वेवलेट फ्रॉम ए डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी टाइम वेवलेट्स फ्रॉम ए टू रीच बी ट्रेवल्स डिस्टेंस जो है वो आर है। अब जब आर निकालना है तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि स्पीड का जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू, ये आर क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं आप लोग, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये बेसिक फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इनटू टाइम है, तो डिस्टेंस तो मान लिए हैं कि जो आर है, डिस्टेंस आर कंसिडर कर लिए हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी जो कि टाइम है, और स्पीड इसको पहले लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। स्पीड है तो स्पीड जो होगा यहाँ पे सी होगा, क्योंकि वैक्यूम है तो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होती है वो सी मानते हैं हम लोग, और टाइम जो है वो डेल्टा टी है, और डेल्टा टी का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ से म्यू टी बाय सी है। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं सी इंटू म्यू टी बाय सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो आर का वैल्यू आ चुका है वो म्यू इंटू टी। अब देखिए इसका थिकनेस टी है, मतलब जो जितना टाइम में ये ग्लास के अंदर से टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतना ही टाइम में ये वैक्यूम में आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ चुका है, इसको हम लोग डेल्टा एक्स कंसीडर कर सकते हैं।
तो अब मान के चलिए जो यहाँ पे दो रे है, एक रे फर्स्ट है, तो फर्स्ट रे जो है सो बी से लेकर के इस स्क्रीन तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उससे ज़्यादा इस रे को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रे बी डैश पॉइंट पे ही है, उसी टाइम पे बी डैश पॉइंट पे ही है। तो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है सो ये सेकेंड रे को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा इस स्क्रीन तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है, यही पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस है, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस। तो आप समझ रहे हैं कि जो सेकेंड लाइट है, तो सेकेंड लाइट को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस स्क्रीन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हम इस ग्लास स्लैब को इंसर्ट नहीं करते तो दोनों रे उसी टाइम पे पहुंच जाता। आप जानते हैं कि अगर रे इस ग्लास स्लैब को हटा दें तो ग्लास स्लैब को हटाने के बाद जैसे जिस स्पीड से ये रे जा रही है उसी स्पीड से ये रे भी जाता और दोनों सेम एक ही टाइम पे इस स्क्रीन पे चले जाता। लेकिन अब इस रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि इसका स्पीड तो बीच में कहीं पे घट गया था। उस घटे हुए स्पीड की वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो टी ही किया है और ये उतना देर में आर कर लिया गया है। और जहाँ कि आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस आर है वो टी से ग्रेटर है, और कितना डिस्टेंस ग्रेटर है तो डेल्टा एक्स है। तो यही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका इस ग्लास स्लैब को इंसर्ट करने के बाद। तो हम लोग ये पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अगर निकालना चाहें तो डेल्टा एक्स जो आ जाएगा वो आर माइनस टी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है सो आर का वैल्यू यहाँ से रखिए म्यू इंटू टी। तो डेल्टा एक्स जो आ जाएगा म्यू टी, मतलब आर के जगह पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं आर माइनस टी, तो आर के जगह पे लिखेंगे म्यू इंटू टी। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू टी या माइनस टी। और इसमें अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे टी कांस्टेंट ले रहे हैं तो डेल्टा टी एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। जगह की कमी इसलिए हम इसमें लिख देते हैं, लेकिन आप लोग सबको लाइन बाय लाइन, जैसे कि फर्स्ट ये लिखना है, उसके बाद सेकंड ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ पे टी को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यही पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो चुका है या एक्स्ट्रा आ चुका है इसमें। मतलब स्क्रीन तक पहुँचने के लिए सेकेंड रे को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा स्क्रीन तक पहुंचने के लिए। तो यही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। इस पाथ डिफरेंस को हम लोग अब नए जो क्वेश्चन जो YDAC का सेटअप लगाएंगे तो वहाँ पे इस पाथ डिफरेंस को यूज करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। तब तक हम लोग YDAC के सेटअप पे आते हैं उसके बाद। तो अब हम लोग इसी ग्लास स्लैब को YDAC के सेटअप में इंट्रोड्यूस करेंगे या इंसर्ट करेंगे। तो पहले YDAC का सेटअप बनाते हम लोग किस तरह बनाते थे। तो पहले सामने एक कार्डबोर्ड लेते थे, उसके अंदर 2 स्लिट पतले पतले काटते थे। तो उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मत होना। ये कुछ इस तरह से मान लिए कि ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। इनके सामने हम लोग रखते थे स्क्रीन को। ये स्क्रीन रहा, ये स्क्रीन। तो यहाँ से हम लोग जनरली इसके मिड पॉइंट से, आप जानते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको दिखाया जाता है स्मॉल डी से, और स्मॉल डी का जो रेंज होता है वो मिलीमीटर में होता है। इस बात को हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लेते हैं कि सेंट्रल पॉइंट स्क्रीन का है, जिसको P से कंसिडर कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो होता है वो D होता है, जनरली D। और एक कंडीशन भी होता है कि जो स्मॉल d है वो बहुत बहुत छोटा होता है कैपिटल D से। ये कंडीशन YDAC के सेटअप में होता है, जो कि ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा।
तो अगर इसके अंदर किसी भी तरह का ग्लास स्लैब या किसी तरह का अगर कोई भी मटेरियल इसके मीडियम में अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ से आप जानते हैं कि जो S1 है, S1 सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगा और वो मान लीजिए इस P पॉइंट तक आ गया। उसी तरह से S2 सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगा और वो P पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये P पॉइंट तक पहुंच चुका है। बीच में रास्ता टेढ़ा हुआ थोड़ा माफ़ करना। हो गया। तो अभी तो किसी भी तरह का इसके अंदर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो दोनों ये सेंट्रल पॉइंट है। ये जो है सेंट्रल पॉइंट है, स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है। तो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट पे जो दोनों, अगर ये हम जानते हैं कि यहाँ से जो एक लाइट सोर्स रखते हैं उसी लाइट सोर्स में से S1 S2 दोनों निकलता है और दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है। ये सब बात पुराने हैं, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अब हम लोग नया क्या करते हैं कि S1 के सामने ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिए। ये है ग्लास स्लैब जिसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो म्यू है और थिकनेस T है। आप समझ रहे हैं, इसका थिकनेस दिया हुआ T और ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्लास स्लैब है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास स्लैब डाले हैं। तो अब हमको निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा। जनरली सेंट्रल मैक्सिमा पहले बनता यहाँ पे था, लेकिन अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ न बन के कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पाथ होता है मतलब डेल्टा एक्स, ये इसको डालने के बाद ग्लास स्लैब को डालने के बाद यहाँ पे डेल्टा एक्स पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेगा रे 1। जैसे यहाँ से जो निकला इसको हम लोग रे 1 कंसिडर कर लेंगे और ये जो निकला इसको रे 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम लोग जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में डेल्टा एक्स आना चाहिए। तो डेल्टा एक्स कंडीशन है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद जो है सो रे 1 एक्स्ट्रा पाथ चल चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आप लोग भी लिखना है सॉरी आप लोगों को भी लिखना है यहाँ ये सब बात। तो लिख सकते हैं आफ्टर इंसर्टिंग रे फर्स्ट ट्रेवल्स एक्स्ट्रा पाथ डेल्टा एक्स। ये एक्स्ट्रा पाथ मान के चलिए डेल्टा एक्स ट्रेवल कर चुका है। तो इसलिए अब क्या होगा, सिंस अब जो S1P है यानी कि S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, S1P इज ग्रेटर देन S2P। और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा इस सेंट्रल पॉइंट पे, जो सेंट्रल पॉइंट P है यहाँ पे, उस P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू नॉट 0 एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से हो गया है, एट पॉइंट P। तो पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था P पॉइंट पे, अब सेंट्रल मैक्सिमा P पॉइंट पे नहीं मिलेगा एक्स इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 तो अगर नहीं डालते तो होता। तो अब पाथ डिफरेंस को या 0 करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि अब इस रे को चाहे तो P को नीचे बढ़ाएं चाहे ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया रे 1। तो रे 2 को भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो हम किस P पॉइंट को उठा कर कहीं ऊपर कर देंगे। तो ऊपर करने के बाद जो है सो रे 2 ज़्यादा पाथ डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि जनरली हम लोग इस रे को जब ऊपर करते हैं तो इसके बाद डार्क ब्राइट इस तरह से फ्रिंजेस मिलता था। और पाथ डिफरेंस जब लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा जब आता है तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। और जब ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 जब बनता है तो वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस करते हैं। तो ये बात तो पुरानी है, लेकिन हम लोग अभी इस तरह से मानेंगे कि अब इस P पॉइंट को उठा के कहीं ऊपर जब कर देंगे तभी जा करके हमको कहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि अब सेंट्रल मैक्सिमा P पॉइंट पे न मिलकर किसी और पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो टू अचीव
सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा रे टू हैज टू ट्रेवल एक्स्ट्रा पाथ डेल्टा एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लास स्लेब। जिस तरफ ग्लास स्लेब डाले हैं उस तरफ ही होगा, क्योंकि हम इस तरफ अगर करेंगे तो ये पाथ डिस्टेंस, इसका जो पाथ डिफरेंस होगा रे टू के द्वारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ये कम हो जाएगा। जब ऊपर करेंगे तो आप तो जानते हैं कि डेल्टा एक्स इसके अंदर पहले से आ चुका है इस कांच या ग्लास को डालने के बाद, तो इसलिए हम इस पी पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक नया हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लास स्लेब। यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना बात को आप लोग नोट कीजिए, इस बात को जो लिखे नोट कीजिए, क्योंकि अगर इस बात को अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर जब कॉपी रिवाइज किएगा तो वहाँ पे आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगी, आखिर ये कैसे हो रहा था। ये सारा बात को हम लिख दिए, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का है लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा, तो इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिए। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब रे टू को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अब हम पी पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। अब मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट कहीं पे जाकर के हमारा मैक्सिमा जो है, मान कर लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा, वो इस तरफ आ चुका है, जिसको हम लोग पी डैश मान लेते हैं। तो अब जो रे ट्रेवल, जो यहाँ से रे निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से आया, इसको थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, पी पॉइंट को नीचे कर देते हैं, और यहाँ से इससे भी रे निकलेगी, रे ऑफ लाइट। अब जब ये इससे रे ऑफ लाइट निकलेगा, सॉरी थोड़ा सा हाथ टेढ़ा, तो मान लिए कि दोनों जाकर के पी पॉइंट पे मिला। तो अब हम लोग जानते हैं इसको किस तरह से डील करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको पहले हम लोग यहाँ से एक इस मिडिल पॉइंट से, यानी कि d/2 डिस्टेंस से इसको मिलाते हैं, और यहाँ से मिलाने के बाद जो है सो इनके बीच एक थीटा एंगल कंसिडर करते हैं, और जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ये जो S2 ट्रेवल करता है वहाँ से निकालने के लिए इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं हम लोग, और ये 90 डिग्री होता है, और ये जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, इसको हम लोग डी साइन थीटा, क्योंकि ये डी है तो ये अगर ये यहाँ पे थीटा माने, इसको थीटा माने हैं तो जनरली ये भी थीटा होता है, उसकी वजह से ये थीटा, तो ये आ जाता है पाथ डिफरेंस यहाँ पे डी साइन थीटा। ये बात पिछला क्लास में कई बार अच्छी तरह से हम लोग कर चुके हैं, लगातार करते आ रहे हैं। और यहाँ से आप अगर मान करके चलें कि ये वाई डिस्टेंस शिफ्ट कर गया है वाई, तो एक टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेन थीटा निकालने के लिए ये वाई और ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो डी है, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो टेन थीटा लिख सकते हैं, भविष्य में हो सकता है काम आए, वाई बाय डी, ये लो लिख लिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं लेट सेंट्रल मैक्सिमा shifted to point P dash so that delta x equal to d sin थीटा। अब देखिए ये डेल्टा एक्स कौन सा है, डेल्टा एक्स जो है सो ये कांच के द्वारा इस ग्लास स्लेब को डालने के बाद जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया गया है उसको, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू आप जानते हैं, इससे पहले जो हम लोग निकाल चुके थे, डेल्टा एक्स का वैल्यू पाथ डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ था, अगर भूल गए हैं तो उसको कॉपी उल्टा के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे लिखे थे हम लोग
म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि थिकनेस दिया हुआ है, इसका म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ये बात अभी पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे पुट करते हैं। तो यहाँ से काम करने आएंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू डी साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो देखिए टी को इस तरफ डिवाइड कर दें, डी को इस तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इसका रेशियो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और स्मॉल होने की वजह से हम लोग कंपेरेबल साइन थीटा को कोस थीटा कंसिडर कर सकते हैं, चूँकि साइन थीटा वेरी स्मॉल। तो इसलिए लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कंपेरेबल टू टेन थीटा। ये कई बार हम लोग कर चुके हैं, नई बात है नहीं। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू यही म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले थे कि यहाँ से y बाय कैपिटल डी, तो यहाँ से चाहें तो इसको y बाय कैपिटल डी इक्वल टू लिख सकते हैं। इस डी को थोड़ा स्मॉल कर देते छोटा सा, तो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय डी। अब ये y डिस्टेंस जो है, इस y को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाय डी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है सो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय वाई डिस्टेंस, शिफ्ट बाय, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं वाई डिस्टेंसेस। तो अब वाई डिस्टेंस ये शिफ्ट कर चुका है। इतना बात आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इसको पॉज करके आराम से नोट करना है। देखिए कहीं पे स्टेप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये तो निकाल चुके हैं, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो जो सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन है वहाँ पे ना बनकर पी डैश से बन रहा है, क्योंकि ये वाई डिस्टेंस शिफ्ट कर गया है। तो अब मान के चलिए हमको फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क अगर निकालना है तो वो क्या यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है कि सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ उसी के अगल बगल बनेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जब शिफ्ट हुआ है तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होने के बाद जो है सो फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो था वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये सारा बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको मिटाएं तो यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए इसको, ये डिस्टेंस को हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ये सब एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल में आ सकता है। ये बोर्ड में तो कोई पूछेगा नहीं, जेईई मेन हो चाहे एडवांस हो, ये सब एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि ये एडवांस कंसेप्ट माना जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग या इंसर्टिंग ग्लास स्लैब सेंट्रल मैक्सिमा
शिफ्ट बाय डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं y, और y इक्वल टू जो है वो जानते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाय स्मॉल डी। इतना हो चुका है। हेंस ब्राइट फ्रिंजेस, चलिए इसको हेंस फर्स्ट ब्राइट कोमा सेकेंड ब्राइट कोमा थर्ड ब्राइट, सो ऑन, एंड कोमा फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क थर्ड डार्क, ऑल्सो शिफ्ट बाय डिस्टेंस y, ऑल्सो शिफ्ट बाय डिस्टेंस y, शिफ्ट बाय y डायरेक्ट कह सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाय स्मॉल डी डिस्टेंस। ये हो चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे फर्स्ट डार्क कहाँ बना है। तो देखिए दिमाग में हमेशा एक बात ये रखना है कि फर्स्ट डार्क दो तरह से पूछ सकता है। अगर पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम बनाए यहाँ पे, तो ये हमारा YDAC का सेटअप है। ये कुछ इस तरह से हम लोग ले रहे थे। तो ग्लास स्लेब रखने के बाद ये सेंट्रल मैक्सिमा, अभी सेंट्रल ब्राइट जो है, मान के सेंट्रल मैक्सिमा को हम लोग सेंट्रल ब्राइट कह देते हैं, और जो ओरिजिनल इसका था, ओरिजिनल था, इसको OCB ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट कह सकते हैं, इसको न्यू सेंट्रल ब्राइट कह सकते हैं। तो देखिए OCB मतलब ये सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन है। तो अगर पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन, तो सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन कहेगा तब तो जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया इतना, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम लोग जो फर्स्ट डार्क का फॉर्मूला था वो लेमडा इक्वल टू जनरली हम लोग निकाले थे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्राइट के लिए तो y डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे निकालते थे, वो होता था n d लेमडा बाय स्मॉल d। ये बात पहले पढ़ चुके हैं। और जो डार्क फेज निकालते थे फर्स्ट डार्क, वो होता था 2n-1 d लेमडा बाय 2d। ये किससे? सेंट्रल ब्राइट से, जब ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। तो अगर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर चुका है, मान के चलिए वो y डिस्टेंस शिफ्ट कर गया है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर चुका है तो अब जो फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट बनने वाला है, मान लीजिए कि स्क्रीन यहाँ पे है, तो अब फर्स्ट डार्क जो बनेगा कुछ यहाँ पे बनेगा फर्स्ट डार्क, उसके बाद बनेगा फर्स्ट ब्राइट, उसी तरह से नीचे बनेगा फर्स्ट डार्क और फिर नीचे बनेगा फर्स्ट ब्राइट, क्योंकि पहले डार्क आएगा फिर ब्राइट आएगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट है तो सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क फिर उसके बाद ब्राइट आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ से पूछ देगा कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन,
जब स्क्रीन से अगर पूछेगा कि कितना है, मतलब उसके सेंट्रल पॉइंट से, तब हम लोग यहाँ पे जो निकालेंगे इस डिस्टेंस में, जो फर्स्ट ब्राइट था हम लोग का, जो फर्स्ट ब्राइट है, ये तो पहले डिस्टेंस, ये तो ट्रेवल इतना करेगा ही, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्राइट के लिए जो है यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये सेकंड ब्राइट है तो ये तो n-1 तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से तो जनरल फार्मूला था, nth ब्राइट के लिए था, और फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो ये आ जाएगा d λ/2d। देखिए फर्स्ट ब्राइट जब शिफ्ट हो रहा तो सेकंड भी करेगा, सेकंड कर रहा थर्ड भी करेगा, यानी कि nth ब्राइट को शिफ्ट होने का फॉर्मूला जो था, जनरली हम यहाँ से अगर चाहें तो nth के लिए भी लिख सकते थे, तो nth ब्राइट का फॉर्मूला ये था, फर्स्ट ब्राइट या सेकंड। देखो फर्स्ट का निकालें तो सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ब्राइट का जो फॉर्मूला है, यहाँ से d λ/d है। अब जब कहाँ से पूछा है, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट बन रहा था वहाँ से पूछा डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग वो डिस्टेंस को ऐड कर देंगे जो y है। तो y कितना ट्रेवल किया है, μ-1। ये जो पाथ डिफरेंस आया है, सॉरी इस ये डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये ग्लास स्लैब की वजह से आया है, और ये फर्स्ट डार्क का फॉर्मूला तो अपना पहले से ही है, d/d। सिमिलरली इसी तरह से फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क सब शिफ्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी, d λ/2d, अब प्लस ये हो जाएगा μ-1 t d/d, ये भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये तो बात इतना को नोट कीजिए आप लोग, इतना बात को इसको नोट कीजिए, यहाँ तक जितना भी लिखे हैं लिख लिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बदल दे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा कह दे, सेंट्रल मैक्सिमा कह दे, तो सेंट्रल मैक्सिमा देखिए कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है, तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट है तो यहीं से हम लोग को डिस्टेंस पूछ रहा है, न्यू सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट से पूछ रहा है तो वो नया सेंट्रल ब्राइट से पूछ रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट था यहाँ पे जो ओल्ड था वो तो अब रहा नहीं, अब बदल चुका है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं कवर होगा, उसमें कंसिडर नहीं होगा। तो इस बात को भी लास्ट में लिखना है, ये इस बात को भी लिखना है। तो इतना बात को हम लोग समझ चुके हैं, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन लिखे हैं, करा कि एक YDAC है जिसके अंदर थिकनेस ग्लास स्लैब का पूछ रहा है, मतलब कोई ग्लास स्लैब को इंसर्ट किया गया तो उसका थिकनेस पूछ रहा है, और ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1.5, जनरली आप लोग जानते ही हैं वो। कह रहा है कि विच शुड बी केप्ट प्लेस बिफोर S1, कह रहा कि जो उसको जो रखा जाता है, मतलब जनरली अगर YDAC का जनरली सेटअप बनाए हम लोग, तो YDAC का सेटअप इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से सेटअप होता है, और यहाँ से मान करके चलिए कि जो कोई रे ट्रेवल किया है कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को रख दिया गया है, तो ये ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या होगा, और इसको S1 स्लिट के सामने ही रखा गया। क्वेश्चन में साफ साफ कर रहा है कि ग्लास स्लैब का जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, विच शुड बी प्लेस बिफोर S1 स्लिट, यहाँ रख दिया गया है। सो सेंट्रल मैक्सिमा नो लाइज अ पॉइंट वेयर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज लाइंग अर्लियर, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ जो बनता फिफ्थ ब्राइट बनता पहले, मतलब अब जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है ग्लास स्लैब को डालने के बाद, उस पॉइंट पे ग्लास स्लैब को डालने से पहले फिफ्थ ब्राइट बनता था। तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए कि फिफ्थ ब्राइट को पहले निकालिए, और फिफ्थ ब्राइट का जो रिजल्ट आएगा और ग्लास स्लैब को जो शिफ्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों को इक्वेट कर देना, वहाँ से रिजल्ट जो आएगा 4 ऑप्शन दे चुके हैं, इसको मैच करा सकते हैं। तो एक बार पॉज करिए, ट्राई आप लोग जरूर करेंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पहले जिस तरह से आप लोग काम कर रहे थे पहले फिफ्थ ब्राइट को निकालने का, वैसे ही निकालेंगे, और उसके बाद जो हम लोग शिफ्टिंग देखिए हैं उसका फॉर्मूला लगा देंगे। कर लिए ट्राई, देखिए अब हम कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन, तो पहले जो फर्स्ट ब्राइट का मतलब जो है सो फिफ्थ ब्राइट जो निकालते थे हम लोग,
फॉर्मूला क्या था, एन डी लेमडा बाय डी। तो यहाँ से फिफ्थ ब्राइट कर लेंगे एन डी लेमडा बाय डी। ये पहले ये ग्लास स्लैब को इंसर्ट करने के बाद ये था। अब आफ्टर इंसर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग बात एक ही है, इंसर्टिंग ग्लास स्लैब सेंट्रल मैक्सिमा अकर्स, सेंट्रल मैक्सिमा अकर्स एट पी मान लिए और एट डिस्टेंस वाई मान लेते हैं। और ये y का वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये y का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे, ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ है और ये डिस्टेंस इसके बराबर ही है। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि जहाँ पहले बिफोर यहाँ पे पॉइंट वेयर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस लाइंग अर्लियर, मतलब पहले बिफोर इंसर्टिंग स्लैब को डालने से पहले जो फिफ्थ ब्राइट बन रहा था जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होकर के चले जाता है जब ग्लास स्लैब को इंसर्ट करते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू ये फिफ्थ ब्राइट आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, पुट कीजिए वैल्यू दोनों को। तो ये म्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं, म्यू का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ 1.5, तो 1.5 माइनस 1 टी निकालना है और डी का वैल्यू नहीं पता है जो कि कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 5d लेमडा, तो 5d या लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। तो इसको लिखना चाहें तो 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का पावर मतलब 10 का पावर माइनस 10 होता है, और नीचे डी रहेगा। तो आप जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये डी और ये डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को मिटा रहे हैं क्योंकि अब इसका काम है नहीं, तो इसको मिटा करके फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से जो टी का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0.5 आ जाएगा, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 0.5 टी इक्वल टू। अब बचा क्या इधर से 5 इंटू 5, ये देखिए 1 2 3 0, तो 10 के पावर माइनस 7 0 आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 5 10 टू द पावर माइनस 7। ये सब मीटर में है जनरली, अब ये सब मीटर में आ चुका है। तो इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए टी का पावर जो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर आ चुका है, देख लिए। तो ये टी का जो वैल्यू आ चुका है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर गया है। अब एक इसकी के ऊपर एक नया कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं, जो कितना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्लास स्लैब को इंसर्ट करने के बाद। तो वो एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए पहले आप लोग फिगर से समझिए। तो फिगर में यहाँ से हम लोग बनाते हैं एक YDAC का सेटअप। ये YDAC का सेटअप हो गया, यहाँ पे स्क्रीन है। तो जनरली आप जानते हैं कि यहाँ से जो इसको स्लिट S1 और ये स्लिट S2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस D है। अगर कोई ग्लास स्लैब नहीं रहेगा तो जो
सेंट्रल ब्राइट है, जिसको ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट हम लोग मानेंगे, सॉरी ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट, ये यहाँ पे आता, तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होगा इस पॉइंट पे। अभी इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। अब जब ग्लास स्लैब को इंसर्ट करेंगे, तो ग्लास स्लैब को इंसर्ट करते ही आप जानते हैं कि जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ ना बन करके कहीं और बन जाता है। तो थोड़ा सा इस ग्लास स्लैब को और बड़ा कर देते हैं। तो मान लिए कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ शिफ्ट कर चुका है। अब इसको कह सकते हैं न्यू सेंट्रल ब्राइट। और मान करके चलिए कि जैसे ही अब इसको डाले हैं, तो पहले जो बन रहा था फ्रिंजेस, मान लेते हैं कि यहाँ से अभी ब्राइट के बारे में करें, फर्स्ट ब्राइट यहाँ बन रहा था, सेकेंड ब्राइट यहाँ पे, थर्ड ब्राइट यहाँ पे बन चुका था, और यहाँ पे फोर्थ ब्राइट, सॉरी ये फोर्थ ब्राइट, और यहाँ पे मान लीजिए फिफ्थ ब्राइट। तो आप जान लें कि जैसे ही इस ग्लास स्लैब को इंसर्ट किए हैं, तो ये कितना फ्रिंज जो है सो शिफ्ट हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 सारे फ्रिंजेस शिफ्ट हो चुका है। अब जरूरी नहीं कि 5 ही, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट। जो देखिए फ्रिंजेस क्या होता था, जो फ्रिंज विथ जो होती थी उसी को फ्रिंजेस कहते हैं हम लोग जनरली। देखिए 2 ब्राइट के बीच का जो 2 ब्राइट स्पॉट है, उस 2 ब्राइट स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग फ्रिंजेस विथ कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, फ्रिंजेज शिफ्ट या डार्क और ब्राइट फ्रिंज लिख सकते हैं इसको। इसे को चलिए थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ, देखिए अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जहाँ पे 2 ब्राइट है, उस ब्राइट के बीच में एक डार्क स्पॉट भी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज शिफ्ट। अब इसको शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो देखिए टोटल सेंट्रल मैक्सिमा जितना शिफ्ट हुआ है, और उसमें जब फ्रिंज विथ से डिवाइड कर देंगे, मतलब फ्रिंज विथ जो होता था, फ्रिंज विथ उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाय डी। इसको हम लोग कहते थे फ्रिंज विथ, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। यह है फ्रिंज विथ। तो ये इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको देखना है कि जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया है उसमें डिवाइड कर देंगे फ्रिंज विथ से। तो जितना टोटल नंबर ऑफ आएगा, मतलब अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम उसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, क्योंकि जितना भी ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट आएगा, तो आप मान लीजिए डिस्टेंस कुछ जैसे कि 4 के जस्ट बाद यहाँ पे आ चुका, तो हम ऐसा नहीं कि 4.5 बनाए, क्योंकि उससे पहले जितना भी ब्राइट स्पॉट बन चुका है वो 4 ब्राइट स्पॉट बन चुका है। तो इसका मतलब है कि 4 फ्रिंजेस शिफ्ट हो चुका है वहाँ पे। तो लिखेंगे क्या है, शिफ्टेड बाय सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये थोड़ा सा इक्वल टू शिफ्टेड बाय सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट को हम लोग सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड बाय फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ। अब जो शिफ्ट किया है, शिफ्ट का जो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं जनरली। मान के चलिए अगर ये वाई शिफ्ट करता है, यहीं पे कहीं लिखते हैं, चलिए अगर मान लीजिए वाई डिस्टेंस शिफ्ट किया है, तो वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाय स्मॉल डी। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करता है ये है। तो अब इसमें दोनों में डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय डी, और टोटल जो फ्रिंज विथ है वो है ये है,
डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो यहाँ से देखिए स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ चुका है म्यू माइनस टी डिवाइड बाय लैम्डा। देखिए ये फॉर्मूला को रटने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा कंसेप्ट से चलना है। कंसेप्ट से दिमाग में बस ये याद रखना है कि जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया है उसमें फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ चुका है। अब इसी पे एक क्वेश्चन, अगर फ्रिंज विड्थ का शिफ्ट का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। देखिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सॉरी, म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय लैम्डा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट से चलेंगे और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग यहीं से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ, मान लीजिए कि यहीं पे क्वेश्चन कर देते हैं कि दिया हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, लैम्डा इक्वल टू जो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, 6000 मतलब 6000 एंगस्ट्रम है, और म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 है, और थिकनेस जो दिया हुआ है वो 12 माइक्रोमीटर है। थोड़ा डेटा मिला दे लीजिए सही है कि नहीं है। तो म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज शिफ्ट। देखिए अभी फार्मूला है तो हम डायरेक्ट इस पे रख करके पुट कर सकते हैं। अगर नहीं याद रहे तो हमेशा दिमाग में, देखिए इसका हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेना, ये जो वैल्यू लेना है इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है। क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आएगा, अगर मान लीजिए 3.7 आ चुका, 3.2 आ गया, तो वहाँ पे 3.7 और 2 नहीं लेकर के सीधा 3 ले लेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमको फॉर्मूला याद है। अगर नहीं रहता तो सीधा यहाँ से चलते, जितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ उस पर डिवाइड करते और उसके बाद निकालते। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ फ्रिंज जो शिफ्ट हुआ वो n हुआ है, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए चलिए लिख ही देते हैं। 1 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 12 माइक्रोफराड है, 12 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और लैम्डा भी दिया हुआ है 600। तो देख सकते हैं यहाँ से, सॉरी 6000 था, माइनस 10 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, इसको मिटा करके इसको ही मिटा देते हैं, फिगर का कोई काम नहीं है। अब तो यहाँ से जो n का वैल्यू आ जाएगा वो देखिए ये 0.5 हो जाएगा, तो इसको 0.5 इंटू, अब थोड़ा पावर का कुछ खेल है, 10 का पावर को रिड्यूस करना। देखिए 10 का पावर माइनस 6 था, और इधर नीचे से देखिए यहाँ से जो जा रहा है 1 2 3, तो 10 का पावर माइनस 7 बचेगा यहाँ से, और ऊपर में जो है सो 1 है, तो वहाँ पे बचेगा सीधा 10 का पावर 1 ही, तो सीधा इसको 10 लिख देंगे, डिवाइड बाय 6 बचेगा। इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इस 10 ने 10 को निपटा दिया और 6 इसको देख लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट जो आ चुका है वो 10 आ गया। ये मान चलिए ये इत्तेफाकन इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि हम ऐसा वैल्यू ही डेटा ही कुछ दिए थे कि इंटीग्रल वैल्यू आया है। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू ना आकर के फ्रैक्शन आता, मान लीजिए 10.2 10.3 आता, तो वहाँ पे भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट जो लिखते हैं वो इंटीग्रल वैल्यू ही लिखते 10। अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा डेटा तो बस दिमाग में बस यही रखना कि हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेना है। अगर नहीं भी आया है तब भी लेना है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं जाते जाते। लेकिन जाते जाते हम लोग एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं, मान के चलिए इसको बढ़िया ही सवाल लिख देते हैं, बढ़िया सवाल। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप लोग लगा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो हम ही को बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक YDAC का सेटअप बना रहे हैं, अरे थोड़ा टेढ़ा मत होना, ये एक YDAC का सेटअप है और यहाँ पे स्क्रीन है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। और ये सेंट्रल पॉइंट जो स्क्रीन के ऊपर है P है, और ये स्लिट S1 है और ये स्लिट जो है सो S2 है।
तो आप जानते हैं कि अगर इसके बीच में अगर कोई भी ग्लास स्लैब को हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो जो रे यहाँ से S1P तक आएगी और S2P तक आएगा, वो दोनों जा करके बीच में डेल्टा एक्स जो आएगा यहाँ पे 0 होगा। इसमें कोई नई बात है। बात स्टार्ट अब यहाँ से होती है कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस जो है सो T1 है, और इसमें म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है। अभी म्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और T1 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 मिनट देख लेने दीजिए, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। उसी तरह से नीचे भी एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है। इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 उसका हो गया है, तो इसका 1.5 दिया हुआ है और इसका T2 जो है फाइंड करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 such that central maxima lies at same point P। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो सेंट्रल मैक्सिमा तो P पे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ डाल दिया गया है, दोनों तरफ डाल दिया गया है, तो ये भी कुछ पाथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कवर करेगा और ये भी कुछ पाथ एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो इन दोनों के वजह से पाथ कुछ ऐसा ना चाहिए कि फिर से सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो P पॉइंट पे ही बने। अगर चाहें तो आप लोग एक बार पहुँच के ट्राई कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इसको लगाना है। लिख लिए? तो देखिए यहाँ से तो लिख रहे हैं यहाँ पे, सो सेंट्रल मैक्सिमा एट पॉइंट P। तो देखिए यहाँ से जो पहला डिस्टेंस होगा, अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो यहाँ से बन जाता S1P। अब ये कुछ पाथ एक्स्ट्रा कवर करेगा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ जो कवर करता है उसको हम लोग तो सीख चुके हैं कि इसको μ1 - 1 × T1 = S2P प्लस में जो एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा इस ग्लास स्लैब की वजह से μ2 - 1 × T, μ2 - 1 × ये T2 हो जाएगा। ये T1 लिखे थे तो ये T2 हो जाएगा। तो देखिए S1P और S2P तो दोनों बराबर है, तो इन दोनों को निपटा देते हैं, इसका काम तो ख़त्म। अब यहाँ से काम बचता है μ1 - 1। तो μ1 का वैल्यू आप जानते हैं कि 2 है, तो इसको पुट कर देते हैं 2 - 1 × T का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है, तो 1 × 10⁻³ इक्वल टू μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 - 1 × T2। यही फाइंड करना है। अब देख सकते हैं बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 2 - 1 तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 × 10⁻³ इक्वल टू 0.5 आ जाएगा इंटू T2। तो T2 का वैल्यू आप देखिए 0.5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, या इसी को T2 = 2 मिलीमीटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप सब तरह का सवाल आपसे बन जाएगा। YDAC से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमने सारा डिस्कस कर दिया है। 4 लेक्चर लगा इसके ऊपर, और 4 लेक्चर के अंदर हर तरह का कंसेप्ट बता दिए हैं। फ्रिंज बेंच का शेप क्या होता है, फ्रिंज बेंच जो बनता है वो कैसे बनेगा नहीं बनेगा, सारा बात को हमने 4 लेक्चर के अंदर बता दिया। अगर आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो YDAC का लेक्चर को आप सीरीज में देखेंगे तो सारा बात आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।